हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, हमने जो दो तीन पिछले लेक्चर किए थे, अर्लियर लेक्चर किया था, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक में हमने पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, बाउंड चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सम बाउंड्री चार्ज के बारे में एक लेक्चर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेनली ऑन द प्रॉब्लम्स, जो डाइलेक्ट्रिक पे प्रॉब्लम्स, नेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। दो अच्छी प्रॉब्लम, हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम करेंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद भी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक पे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक, यदि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील किया हुआ तो उस टाइप की कैपेसिटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक पे। देखो, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने 2-3 लेक्चर लास्ट डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक के बारे में कंप्लीट। डाइलेक्ट्रिक के टाइप डिस्कस किए थे डाइलेक्ट्रिक पे, पोलराइजेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बाउंड चार्ज, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी डाइलेक्ट्रिक्स पे वो ये है। देखो, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेट में इस तरीके की प्रॉब्लम काफ़ी पूछी जाती है CSIR नेट के लिए। ठीक है, चाहे CSIR नेट की बात करो, चाहे IIT JAM की बात करो या गेट की बात करो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो ऑफनली पूछी जाती है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, ए यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इज ए शेप्ड एज एक यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। आइसोट्रोपिक मतलब जो जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक इज शेप्ड एज ए स्फेरिकल लेयर विद रेडियाई स्मॉल a एंड एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको हमने शेप दी है। किस टाइप का है हमारे पास? एक स्फेरिकल शेल टाइप का है जिसकी स्मॉल रेडियस a है और जो इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है। ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेयर इफ द डाइलेक्ट्रिक हैज़ ए सर्टेन फ्री पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, यदि डाइलेक्ट्रिक को एक बाहर से एक फ्री चार्ज दिया गया हो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमारे दो पार्ट है इसके अंदर। पहला जो हमने फ्री चार्ज दिया वो ओवर द इंटरनल लेयर ऑफ द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेकंड पार्ट हमारे पास ओवर द वॉल्यूम ऑफ द लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, एक डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, एक स्फेरिकल शेल टाइप का डाइलेक्ट्रिक है, उसको हमने एक फ्री चार्ज दिया, और वो फ्री चार्ज कितना दिया? Q चार्ज दिया। वो फ्री चार्ज पहले केस में इंटरनल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंटरनल लेयर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की लेयर है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सेकंड केस है, दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। सेकंड केस हमारे पास जो हमने चार्ज गिवन है, जो डाइलेक्ट्रिक पे हमने फ्री चार्ज दिया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। देखो, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है क्या? हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी इनर रेडियस स्फेरिकल शेल टाइप का है, थिक स्फेरिकल शेल, इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। ये यूनिफॉर्मली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ये डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है। और फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? जो हमने फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया डाइलेक्ट्रिक पे, वो किया इंटरनल लेयर पे। सबसे पहले किया हमने इंटरनल लेयर पे। जो इंटरनल लेयर है डाइलेक्ट्रिक की, उसके ऊपर हमने कैपिटल Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में हमने बाहर से एक कैपिटल Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चार्ज की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेगा। ठीक है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। बाहर से एक किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज होगा। पोलराइज होगा मतलब इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से अलाइन होंगे। कुछ मैं बना देता हूँ मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से मॉलिक्यूल है वो अलाइन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सभी नहीं बना रहा मैं, कुछ बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से जो
मॉलिक्यूल है, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया कौन से डाइलेक्ट्रिक पोलर होंगे, कौन से नॉन पोलर होंगे। ठीक है, इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में हमें गिवन, जो हमें फाइंड करना है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हमें फाइंड करना है, आर लेस देन ए के लिए हमें फाइंड करना है, आर ए से बी के बीच में इस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और हमें आर ग्रेटर देन बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, फॉर डाइलेक्ट्रिक। फॉर डाइलेक्ट्रिक जो हमारा गाउस लॉ था, क्या क्या गाउस लॉ था डाइलेक्ट्रिक के लिए, जो गाउस लॉ था हमारे पास, गाउस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक, ये तुम्हें याद होगा यदि किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, यदि नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देखो, लेक्चर नंबर, जिससे पहले वाले 2 लेक्चर थे या 3 लेक्चर थे वो डाइलेक्ट्रिक पे ही थे, कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, गाउस लॉ था हमारे पास ई डॉट एन डी एस, ठीक है, इक्वल टू क्यू फ्री क्यू बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म ऑफ गाउस लॉ था फॉर द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्यू एफ है फ्री चार्ज, क्यू बी है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज ये कौन सा चार्ज है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस होगा। बाउंड चार्ज 2 टाइप के होते हैं, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, वो 2 टाइप के बाउंड चार्ज होते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। जिसने नहीं देखी वीडियो जाके वीडियो देखें, उसके बाद ही ये टॉपिक तुम्हें क्लियर होगा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा यदि तुम वो वीडियो नहीं देखोगे थ्योरी की। पहले थ्योरी की वीडियो देखो, क्या बाउंड चार्ज है, क्या सरफेस चार्ज है, क्या पोलराइजेशन वेक्टर है, ये टर्म हमारे पास, ये गाउस लॉ कैसे आया, उस सब के बाद ही ये क्लियर होगा। तो हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आर लेस देन ए के लिए, फिर इस रीजन में फाइंड करेंगे, फिर आर ग्रेटर देन बी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आर लेस देन ए के लिए। अब देखो आर लेस देन ए, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पी पॉइंट ले लिया जो अंदर है डाइलेक्ट्रिक, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमें गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने गाउसियन सरफेस लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब देखो इस गाउसियन सरफेस के अंदर ना तो कोई फ्री चार्ज है ना ही कोई बाउंड चार्ज है, यहाँ ना तो कोई फ्री चार्ज है ना ही कोई बाउंड चार्ज है इस गाउसियन सरफेस के अंदर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो 0 होगा, क्योंकि ई इंटू मान लो इसकी सेंटर से जो रेडियस है वो r है, सेंटर से इस पॉइंट P की रेडियस r है, तो ई इंटू 4πr²। फ्री चार्ज भी 0 है, बाउंड चार्ज भी 0 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ से वो देख सकते हो डायरेक्ट तुम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। आर लेस देन ए के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर लेस देन ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, पहले आर ग्रेटर देन बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर हम बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं आर ग्रेटर देन, ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ये हमारे पास गाउसियन सरफेस है ऑफ स्मॉल आर रेडियस, इसकी जो सेंटर से रेडियस है वो है स्मॉल आर। ठीक है, वी हैव टू टेक ए गाउसियन सरफेस। इट शुड बी, गाउसियन सरफेस किस टाइप का होना चाहिए, शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने थ्रू आउट लेक्चर डिस्कस किया, जब हमने गाउस लॉ डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था भाई गाउसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब देखो इस गाउसियन सरफेस के अंदर, अब ये गाउसियन सरफेस हमारा कंप्लीट, ये गाउसियन, इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल फ्री चार्ज कितना और टोटल बाउंड चार्ज कितना वो हमें देखना पड़ेगा। ई डॉट एन डी एस, देखो फ्री चार्ज तो हमने जो क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल क्यू, जो कैपिटल क्यू है वो तो हमारा फ्री चार्ज है। ठीक है, कैपिटल क्यू, और बाउंड चार्ज कितना है, देखो जो डाइलेक्ट्रिक है वो ओवर, जो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक है वो न्यूट्रल है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक लिया है वो न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक है। यदि हम होल डाइलेक्ट्रिक की बात करें, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन उस पर देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज आएगा, इस पर एक सरफेस पे आएगा, एक वॉल्यूम में आएगा। जो सरफेस पे आएगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जो वॉल्यूम में आएगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे डाइलेक्ट्रिक पर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से आ रहा है, जो हमने बाहर से चार्ज दिया इसको, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक में चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो टोटल चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का, जो टोटल बाउंड चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का वो 0 होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल है। इनिशियली हमने डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल लिया है, तो बाउंड चार्ज 0 होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी 0 का बाउंड चार्ज, तो ये आएगा ई
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते, इसको ये लिख सकते हैं E इंटू 4πr²। ये तुम्हें पता होगा, ये हमने गाउस लॉ में डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके, बहुत सारे केस के। E इंटू 4πr² Q/ε0, तो ये आएगा E इक्वल टू Q/4πε0r²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्रेटर देन B के लिए, R ग्रेटर देन B के लिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने R लेस देन A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, R ग्रेटर देन B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें बाउंड चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, जो QB है। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता, QB के बारे में हमें नहीं पता कितना बाउंड चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे कितना होगा, वॉल्यूम में कितना होगा। ठीक है, टोटल तो जीरो है। जब बाहर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें टोटल बाउंड चार्ज लेना पड़ रहा था, वो तो जीरो है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल है। लेकिन जब अंदर कैलकुलेट करेंगे हमें पता नहीं डाइलेक्ट्रिक के कौन से हिस्से में कितना चार्ज है, कितना बाउंड चार्ज है। तो हमें बाउंड चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सा मेथड होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फ्री चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमने डेवलप भी किया था। ठीक है, इसको नोट करो, इसको मैं रब करता हूँ, फिर हम इनसाइड रीजन में कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ अच्छे से डायग्राम को, और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम इनसाइड रीजन A से R के बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट करो, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ। बात करते हैं इनसाइड R, जो लिमिट है वो है A से B। इनसाइड हम बात करते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही हमारे पास सेम डाइलेक्ट्रिक है जिसकी इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B। इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और इस P पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक ए गाउसियन सरफेस, दिस इज आवर गाउसियन सरफेस, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने चार्ज है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये देखो अभी हम पार्ट A कर रहे हैं, जिसमें जो चार्ज है बाहर से जो हमने चार्ज दिया है, फ्री चार्ज दिया, वो अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये फ्री चार्ज है, जो एक्सट्रेनियस चार्ज भी कहते हैं, इसको फ्री चार्ज भी कहते हैं, एक्सट्रेनियस चार्ज भी कहते हैं, जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, जो हमने बाहर से दिया। इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइलेक्ट्रिक हमारा वो पोलराइज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा यहाँ पे, E.NDS इक्वल टू Q बाउंड चार्ज प्लस Q फ्री चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। देखो फ्री चार्ज के बारे में तो हमें पता है, इसके अंदर इस गाउसियन सरफेस के अंदर, ये हमारा गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर हमें पता है फ्री चार्ज कितना है, वो तो कैपिटल Q है, उसके बारे में हमें पता है। लेकिन इसके अंदर बाउंड चार्ज कितना है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये पॉइंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर ले रहे हैं, और जो डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज बाउंड चार्ज होगा वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और हमें पता नहीं कितना कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। हम नहीं बता सकते इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना होगा, ये जो हमारा गाउसियन सरफेस है ये वाला, इसके अंदर कितना बाउंड चार्ज होगा, इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, D.NDS। ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, D.NDS इक्वल टू Q फ्री चार्ज, गॉस लॉ फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फ्री चार्ज हमें पता है, तो D आ जाएगा हमारे पास। D और E में एक रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और D में क्या रिलेशन है, E इक्वल टू D बाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट। एप्सिलॉन R है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट। ठीक है, तो D यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। D कैसे आएगा हमारे पास, D आ जाएगा D इंटू 4πr² डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये आएगा हमारे पास फ्री चार्ज है हमारे पास कैपिटल Q, तो D आ जाएगा हमारे पास कैपिटल Q अपॉन 4πr²। ठीक है, तो D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो D यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4πε0 r²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो कितना होगा, 4πε0 r²। ये रिलेशन तुम्हें पता होगा, ये हमने डिराइव किया था रिलेशन। ठीक है, गाउस लॉ के जो फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले थे डाइलेक्ट्रिक के लिए, एक तो ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था हमारे पास P.पोलराइजेशन वेक्टर NDS। इसको भी याद रखना, इसका भी आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। P.NDS इक्वल टू -QB।
ये भी एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, इन तीनों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हमारे पास, इनसाइड भी आ गया, आउटसाइड भी आ गया, और बीच में मिड रीजन में भी। मिड रीजन में कैसे कैलकुलेट किया हमने, डी की हेल्प से, क्योंकि डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फ्री चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सो वी कैन ईजिली फाइंड द डी, यूजिंग डी वी कैन ईजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोलराइजेशन वेक्टर में भी एक रिलेशन, हम पोलराइजेशन वेक्टर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। तो काई होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1, काई और एप्सिलॉन आर में ये रिलेशन है, ये हमने कैलकुलेट किया था जब हमने थ्योरी लेक्चर डिस्कस। देखो थ्योरी लेक्चर जिसने नहीं देखा उसको कुछ नहीं समझ आएगा, थ्योरी लेक्चर देखना जरूरी है इसके लिए। ई की वैल्यू हमारे पास Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे काई नहीं आएगा, ई लिख दिया था हमने यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर -1 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। पोलराइजेशन वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हम पोलराइजेशन वेक्टर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर से हम बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर से हम बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज, इन दोनों को हम पोलराइजेशन वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम नहीं कर रहे, अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड सभी रीजन में, ठीक है। पार्ट ए कर रहे थे हम, जब जो फ्री चार्ज है वो इंटरनल, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी इंटरनल लेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये पार्ट ए है हमारे पास, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन हो गया इस पर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, जब हमने फ्री चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया इसमें जो फ्री चार्ज था, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनसाइड द इनर लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में, वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं बी पार्ट। हमारा बी पार्ट क्या था, जो हमने फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओवर दी वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये हमारे पास सेकंड केस था, ठीक है। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था, इसको दोबारा बना देता हूँ। वी हैव ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। अब हमने जो फ्री चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर हमने फ्री चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैपिटल क्यू चार्ज है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वही फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे आर लेस देन ए के लिए। आर लेस देन ए में ये पॉइंट होगा, हम एक गाउसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। गाउसियन सरफेस लेंगे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हें पता है ये जीरो आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा आर लेस देन ए के लिए। आर ग्रेटर देन बी के लिए ये पॉइंट होगा, आर ग्रेटर देन बी के लिए we have to take a Gaussian surface, it should be symmetrical to the charge distribution and it should pass through a point where we have to calculate the electric field. For r greater than b it will come out to be, देखो जो डाइलेक्ट्रिक का जो टोटल बाउंड चार्ज होगा वो न्यूट्रल है डाइलेक्ट्रिक, तो टोटल बाउंड चार्ज जीरो होगा, सिर्फ फ्री चार्ज ही होगा। और इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है इसके अंदर टोटल बाउंड चार्ज, टोटल फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है सम में वो कितना होगा, q प्लस जीरो, तो कैपिटल Q ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इंटू 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल कम आउट टू बी E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इन द आउटसाइड रीजन, ठीक है, एट ए पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड टू द डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट P पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए गाउसियन सरफेस, दिस इज गाउसियन सरफेस, दिस इज आवर गाउसियन सरफेस, ठीक है। और इस गाउसियन सरफेस के अंदर अब हमें देखना है टोटल फ्री चार्ज कितना है एंड टोटल बाउंड चार्ज कितना है, ठीक है। बाउंड चार्ज तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्री चार्ज तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो रो है,
रो इज़ द फ्री चार्ज डेंसिटी, रो इज़ द फ्री चार्ज डेंसिटी। तो रो होगा क्या हमारे पास, रो होगा हमारे पास, रो है हमारे पास कैपिटल क्यू, और इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो फ्री चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रो क्यू बाई 4/3 पाई बी क्यूब, मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ये होगी। अब हमने ये जो गाउसियन सरफेस लिया है ये वाला, इसके अंदर टोटल फ्री चार्ज कितना होगा, इसके अंदर जो टोटल फ्री चार्ज होगा Q, उसको मान लेते हैं हम Q, वो होगा टोटल फ्री चार्ज रो इंटू 4/3 पाई इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। रो को इस वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रो को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर का हमारे पास चार्ज आ जाएगा, हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, ठीक है, ये हमारी A रेडियस थी ना यहाँ तक, और ये हमारी R रेडियस है, तो कितना आ जाएगा R³ माइनस A³। रो की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल Q 4/3 पाई R³ माइनस A³ अपॉन 4/3 पाई B³ माइनस A³। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, Q R³ माइनस A³ अपॉन B³ माइनस A³। दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गाउसियन सरफेस दैट वी हैव टेकन। ठीक है, इसके अंदर का टोटल चार्ज होगा जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है, ये टोटल चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज आ गया। अब हम यहाँ पे बाउंड चार्ज के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाउंड चार्ज इनसाइड दिस गाउसियन सरफेस। सो to find the calculate the displacement vector, using that displacement vector we'll able to calculate the electric field. So what is the formula for displacement vector? We using that formula d dot n ds is equal to q free, q free। अब फ्री चार्ज है कितना इस गाउसियन सरफेस के अंदर, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे d इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। जो गाउसियन सरफेस इसकी रेडियस मान लो स्मॉल r है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ये हमने स्मॉल r रेडियस लिए। उस पॉइंट की हम रेडियस हमेशा स्मॉल r लेते हैं गाउसियन सरफेस की जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है गाउसियन सरफेस उसी पॉइंट से हम पास भी करवाते हैं, इसलिए वो रेडियस सेम होती है 4 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला रख देंगे Q R³ माइनस A³ अपॉन B³ माइनस A³। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा हमारे पास, इट विल कम आउट टू बी Q R³ माइनस A³ अपॉन 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा B³ माइनस A³, B³ माइनस A³। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारे पास एक रिलेशन है, देखो क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू d बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, देखो d की ये वैल्यू है, तो Q R³ माइनस A³ अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r B³ माइनस A³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इनसाइड दी जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये बाहर होगा, ये इनसाइड होगा और अंदर होगा जीरो। अंदर होगा r<a के लिए वो होगा जीरो। ठीक है, तो ये दोनों केस में हम इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हमें ग्राफ बनाना हो पहले वाले केस में और इस वाले केस में, तो किस टाइप का हमारे पास ग्राफ आएगा, वो ग्राफ देखते हैं किस टाइप का ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, r में, स्मॉल r में और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइप का हमारे पास ग्राफ होगा। ठीक है, वो ग्राफ देखते हैं, इसको नोट करो। देखो हमारे पास जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो था जीरो, और r<a के लिए, और r a से b के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था फर्स्ट वाले केस में वो क्या था हमारे पास, Q बाई कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर, और बाहर था हमारे पास r ग्रेटर दैन b के लिए। इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस लेंगे, एक r वाली एक्सिस लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस होगी हमारे पास। r<a के लिए यहाँ पे जीरो होगा, फिर एकदम से r = a पे बढ़ जाएगा,
ठीक है, आर इक्वल टू ए से बी के बीच में इस टाइप से वो डिक्रीज़ होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, आर इक्वल टू बी तक वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, आर इक्वल टू बी तक वो डिक्रीज़ होगा, फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक था। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी ड्यू टू दिस एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर फैक्टर कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बम्प करेगा ये, फिर दोबारा से वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब वो ये दोनों पॉइंट है, ये ऊपर नीचे होंगे, ये ऊपर होगा, ये ऊपर होगा, वो सब एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन आर की क्या वैल्यू है उस पर वो डिपेंड करेगा कौन सा पॉइंट कहाँ ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से करना है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आर की वैल्यू ए रखेंगे, इस पॉइंट पे आर की वैल्यू बी रखेंगे। तो देखो बी और ए के कंपैरिजन में जो एप्सिलॉन आर है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उन दोनों पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट डिपेंड करेंगे ये कौन सा ऊपर नीचे होगा, वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू ए रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे आर की वैल्यू बी रखेंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, साथ में यहाँ पे एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यू होगी। तो ये दोनों पॉइंट में कितना डिफरेंस होगा वो सब कैलकुलेशन से पता लगेगा यदि हमें वैल्यू गिवन हो। तो मतलब इस टाइप से हमारा ग्राफ आएगा। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से बम्प करेगा बाहर की तरफ वैक्यूम में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है, इट विल अब्जॉर्ब द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करेगा, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर कम करेगा। इसे ही तो पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर रिड्यूस करता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वही तो पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। आई होप इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे, जो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो बाउंड चार्ज पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें हम बाउंड चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ए पॉइंट चार्ज Q इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए बॉल। ठीक है, एक सेंटर ऑफ ए बॉल, एक बॉल है हमारे पास जिसके सेंटर पे हमने Q चार्ज लोकेट किया है। इट इज़ ए फ्री चार्ज जो हमने बाहर से अप्लाई किया, जो हमने बाहर से बॉल को दिया है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म जो बॉल है हमारी, इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, फाइंड द पोलराइजेशन वेक्टर P एज ए फंक्शन ऑफ R, रेडियस वेक्टर R रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम बॉल है उसके सेंटर से। ठीक है, एज वेल एज द चार्ज QB, जो बाउंड चार्ज है, B मतलब बाउंड चार्ज QB इनसाइड ए स्फीयर हुज रेडियस इज लेस देन द रेडियस ऑफ बॉल। एक QB हमें कैलकुलेट करना है, एक स्फीयर लेना है हमें, बॉल के अंदर एक स्फीयर लेना है, छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस बॉल के रेडियस से कम है, उसके अंदर हमें टोटल बाउंड चार्ज कैलकुलेट करना है QB। ठीक है, इसके साथ साथ हम टोटल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे और ये हम प्रूफ भी करेंगे भाई टोटल चार्ज 0 होगा डाइलेक्ट्रिक पे, टोटल बाउंड चार्ज 0 होगा, वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो क्या होगा, पहले हम कैलकुलेट करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बनी हुई है, आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्मली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, Q इसके सेंटर में हमने प्लेस किया है, Q चार्ज है वो इस बॉल के सेंटर में रखा है। अब इस Q की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, वो इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेगी। तो जो डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल है वो अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे। यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक है, तो ये बात हमने पहले भी कही थी, यदि कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है, ये हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, यदि कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमारे पास यूनिफॉर्म है तो उस डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ सरफेस बाउंड चार्ज होगा, कोई भी और चार्ज नहीं होगा, वॉल्यूम बाउंड चार्ज नहीं होगा, सिर्फ जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी। देखो यहाँ पे अलाइनमेंट कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज प्लस Q के पास में आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q से दूर हो जाएंगे। मतलब एक पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक का, एक नेट पोलराइजेशन वेक्टर होगा इसका, उस पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो पोलराइजेशन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मान लो एक हमने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P पे हम पोलराइजेशन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हमने कवर कर दिया, हमने गाउसियन सरफेस ले लिया। देखो पोलराइजेशन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पहले,
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम पोलराइजेशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, क्योंकि बाउंड चार्ज के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। बाउंड चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था QF प्लस QB अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसकी रेडियस बॉल की रेडियस से थोड़ी सी कम है, ठीक है, और वो रेडियस हमने R ली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? D डॉट NDS डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। फ्री चार्ज कितना है इस गाउसियन सरफेस के अंदर? दैट गाउसियन सरफेस वी हैव टेकन द टोटल फ्री चार्ज इनसाइड दिस गाउसियन सरफेस इज गिवन एज Q कैपिटल जो स्मॉल q जो हमने बाहर से दिया है इसको बॉल को, तो D आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4πr²। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट इज़ दी D बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर दी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास E आएगा Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r²। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आर कैप डायरेक्शन में होगी। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि रिलेशन है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो क्या होगा हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में वी हैव डेवलप्ड ए रिलेशन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 E। ये रिलेशन है पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है? Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r² r कैप। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r Q बाय 4π r² r कैप। सो दिस इज़ द पोलराइजेशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेडियस वेक्टर। ये फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, पोलराइजेशन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हम बाउंड चार्ज कैलकुलेट करते हैं इस सरफेस के अंदर जिसकी रेडियस बॉल की रेडियस से थोड़ी सी कम है। यही सरफेस ले लेते हैं हम जिसकी रेडियस बॉल की रेडियस से कम है। क्वेश्चन में दिया था ना, एक ऐसा सरफेस लो जिसकी रेडियस बॉल की रेडियस से कम है और उस सरफेस के अंदर टोटल बाउंड चार्ज कैलकुलेट करो। सो यूजिंग दैट पोलराइजेशन वेक्टर वी आर एबल टू कैलकुलेट द बाउंड चार्ज। So we'll use that formula that we have developed in the earlier lecture. Which formula? P dot NDS, the surface integration of P dot NDS। ये formula हम यूज़ करेंगे। The surface integration of P dot NDS is equal to minus QB, ठीक है। ये formula हम यूज़ करेंगे, P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। QB हमारे पास आ जाएगा बाउंड चार्ज। देखते हैं बाउंड चार्ज क्या आ रहा है, इसको नोट कर लो। देखो बाउंड चार्ज क्या आएगा हमारे पास? QB आएगा हमारे पास माइनस P की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। P की वैल्यू हमारे पास क्या? एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक है। Q अपॉन 4π r² डॉट DS। देखो n कैप और r कैप की सेम डायरेक्शन होगी। n कैप है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन वेक्टर होगा। ये हमने जो अंदर का सरफेस लिया था बॉल के अंदर, ये बॉल थी हमारे पास, इसके अंदर का सरफेस लिया था। पोलराइजेशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और एन कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो एंगल 0 होगा दोनों के बीच में। तो एन कैप डॉट आर कैप में वो cos 0 के 1 हो जाएगा इंटू DS, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इंटू DS। ये QB होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन r माइनस 1 एप्सिलॉन r इंटू Q बाहर आ जाएगा 1/4π r² इंटू DS। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसकी रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया भी 4π r² होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा टोटल, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी क्योंकि 4π r² बाहर आ जाएगा क्योंकि r कांस्टेंट है इस सरफेस पे, r कांस्टेंट है, 4π r² बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DS भी 4π r² होगा हमारे पास। ये क्लोज इंटीग्रेशन है, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम टोटल। जो सरफेस एरिया है इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा हमारे पास एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r इंटू Q 4π r² अपॉन 4π r²। सो इट्स गोइंग टू बी 1। तो हमारे पास जो बाउंड चार्ज आएगा यहाँ पे कितना बाउंड चार्ज आएगा? देखो हमारे पास जो बाउंड चार्ज आएगा QB इट विल कम एज एप्सिलॉन r माइनस एप्सिलॉन r इंटू Q। सो दिस इज द बाउंड चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर जिसकी जो रेडियस है, इनसाइड दैट स्फीयर जिसकी जो रेडियस है विच इज़ लेस देन द बॉल रेडियस, ठीक है। बॉल की रेडियस है जिसकी रेडियस कम है। अब देखो जो बाउंड चार्ज है
इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, वी आर गेटिंग द बाउंड चार्ज विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। यदि हम रेडियस को कम करते जाएं, उस बॉल की रेडियस को, उस बॉल की रेडियस को हम कम करते जाएं, बॉल की रेडियस को नहीं, जो हमने बॉल के अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर लिया है जिसके अंदर हमने बाउंड चार्ज कैलकुलेट किया है, और हम ये देख रहे हैं इस फॉर्मूले से भाई बाउंड चार्ज है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट रेडियस दैट वी हैव टेकन दिस स्फीयर। ठीक है, उस रेडियस को यदि हम कम करते जाएं, उस स्मॉल आर रेडियस को हम कम करते जाएं, बॉल को छोटा करते जाएं, तो बाउंड चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो बाउंड चार्ज है एक पॉइंट चार्ज है, ये उसके पॉइंट में है, सेंटर में है उस रेडियस की, क्योंकि वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उस बॉल को छोटा करने पे बाउंड चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो पॉइंट चार्ज है, ये जो बाउंड चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है, मतलब ये सेंटर पे है। ये हमारे पास बॉल थी, इसको देखो समझो, ये हमने सरफेस लिया था आर रेडियस का, इसके अंदर का बाउंड चार्ज हमने निकाला, इसके अंदर का जो टोटल बाउंड चार्ज वो ये है क्यूब। अब ये बाउंड चार्ज, इसको आर को छोटा करने से, आर को छोटा कर दिया हमने, फिर आर को और छोटा कर दिया हमने, फिर आर को और छोटा कर दिया, फिर आर को और छोटा कर दिया, तो बाउंड चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब बाउंड चार्ज है वो एक पॉइंट पे है, नेगेटिव बाउंड चार्ज, नेगेटिव एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू क्यू। और जो हमने बाहर से चार्ज दिया वो भी सेंटर पे वो प्लस क्यू है, और ये नेगेटिव क्यू है जो इस प्लस क्यू के अराउंड है। मतलब इस वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो वॉल्यूम चार्ज। मतलब डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो वॉल्यूम चार्ज है। मतलब बाउंड चार्ज सिर्फ पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, मतलब इसके वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, देयर इज़ नो वॉल्यूम चार्ज, देयर इज़ नो वॉल्यूम चार्ज, कोई भी वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा। जो भी चार्ज होगा सिर्फ सरफेस पे होगा। अब टोटल चार्ज हमें पता है डाइलेक्ट्रिक पे जीरो है, तो इसके सेंटर पे तो चार्ज आ गया माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू क्यू। अब इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा, क्योंकि टोटल डाइलेक्ट्रिक का जो चार्ज है वो न्यूट्रल है डाइलेक्ट्रिक। तो देखो ऐसे ही तो हुआ था, ये मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में लाइन हुए, तो अंदर वाला चार्ज कैंसिल हो गया, अंदर वाला चार्ज कैंसिल हो गया, ये वाले चार्ज कैंसिल हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, तो सरफेस पे पॉजिटिव बाउंड चार्ज आएगा हमारे पास, और उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो सेंटर पे है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है। तो और हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक वो न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तो इतना ही चार्ज आएगा सरफेस पे। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही सरफेस पे चार्ज आएगा बाउंड चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम, सरफेस पे जो चार्ज है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। बाउंड्री कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पोलराइजेशन वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, पोलराइजेशन वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, और ये देखेंगे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ये आ रहा है तो मतलब सही है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो है, वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो कब होगी, जब हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइलेक्ट्रिक हो। जब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। यदि वो यूनिफॉर्मली नहीं है तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो सरफेस पे क्या ये चार्ज आ रहा है, ये हम बाउंड्री कंडीशन से कैलकुलेट करेंगे। देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास फॉर पोलराइजेशन वेक्टर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके वो वीडियो देखें। बाउंड्री कंडीशन फॉर पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या थी, P2n माइनस P1n इक्वल टू माइनस सिग्मा बी। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, ये हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था। सिग्मा बी है बाउंड सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, इसकी हेल्प से हम सरफेस पे बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सरफेस पे ही करना है बेसिकली। ये जो बॉल का सरफेस है, देखो P2n है यहाँ पे, ये मान लो ये हमारे पास है P1n। ठीक है, ये पोलराइजेशन वेक्टर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और ये पोलराइजेशन वेक्टर P2n। ये फर्स्ट मीडियम है हमारे पास, ये सेकंड मीडियम है। दो मीडियम ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये वैक्यूम है। ये डाइलेक्ट्रिक, ये वैक्यूम। वैक्यूम में पोलराइजेशन वेक्टर को P1n ले लिया जो नॉर्मल टू दी सरफेस है। P1n का मतलब नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, P2n मतलब ये भी नॉर्मल टू दी सरफेस लेकिन सेकंड मीडियम में। अब P2n तो जीरो होगा क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन वेक्टर नहीं होगा। जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन वेक्टर नहीं होगा। तो P1n हमने निकाला हुआ है। P1n जो हमने अभी कैलकुलेट किया था
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था पोलराइजेशन वेक्टर, वही P1n होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। जो अभी रेडियस के टर्म में हमने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर r कैप, यही P1n है हमारे पास, क्योंकि जो रेडियल डायरेक्शन है वो ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो P1n ही ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो P2n तो 0 है क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो P1n की वैल्यू पुट करो, तो P1n आएगा हमारे पास, P1n आएगा सिग्मा बी, P2n तो 0 हो जाएगा, P1n आएगा, तो सिग्मा बी बाउंड चार्ज इस सरफेस पे बाउंड चार्ज आ जाएगा हमारे पास, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास सिग्मा बी, वो P1n के इक्वल होगी, तो सिग्मा बी होगा हमारे पास एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा बी होगा। ठीक है, अब चार्ज कितना होगा, क्यू बी इंटू क्यू बी, सिग्मा बी कितना होता है, क्यू बी इंटू 4 पाई, सॉरी क्यू बी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, क्यू बी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सरफेस पे कितना बाउंड चार्ज होगा, एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r इंटू क्यू। तो देखो ये सरफेस पे बाउंड चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इतना ही चार्ज सेंटर में नेगेटिव होगा। जो नेट चार्ज है डाइलेक्ट्रिक पे वो 0 होगा, वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और करेंगे जिसमें भी हम डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन पे भी करेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।